नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी को लेकर पीएम मोदी पर जमकर हमले बोले हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों से अब यह बोल दिया गया कि अपना अपना इंतजाम खुद कर लो। कल को अगर पाकिस्तान ने युद्ध किया तो ये तो नहीं कह देंगे कि राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। ये कहेंगे कि यूपी वाले अपना टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। हम किसी भी कीमत पर यह युद्ध नहीं हार सकते। हमें टीम इंडिया बनकर काम करना होगा, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। उन्होंने आगे यह भी बोला कि सही समय पर अगर वैक्सीन लग जाती तो दूसरी लहर में कई लोगों की जान बच सकती थी। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई परिवार नहीं जिसने अपनों को ना खोया हो। टीकाकरण को लेकर भारत ने 6 महीनों की देरी कर दी। हमने अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेज दी। दिसंबर से युद्ध स्तर पर वैक्सीन प्रोडक्शन की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई। हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। शरद, हमने सुना अरविंद केजरीवाल को काफी तीखा हमला उन्होंने केंद्र सरकार पर बोला है। अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से वो चाहे राघव चड्ढा हो या फिर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हो, यही जो है आक्रमण करते आ रहे थे टीकाकरण अभियान को लेकर। अरविंद केजरीवाल खामोश थे, लेकिन आज उनकी चुप्पी टूटी है। क्या इसके पीछे ये हताशा है कि दिल्ली में कई जो टीकाकरण केंद्र है उन्हें बंद करना पड़ा है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में टीका नहीं पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, देखिए, आम जनता के अंदर भी इस बात को लेकर चर्चा है कि वैक्सीन नहीं है। और जो सबसे बड़ा वर्ग है वो 18 से 44 साल का है। ज्यादातर लोग देश के अंदर युवा हैं, तो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं तो 92 लाख, अगर 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, तो 92 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 से 44 साल के बीच में है। लेकिन अभी तक 10% लोगों को भी, 9 लाख के आसपास लोगों को ही टीका लग पाया है। तो ज्यादातर लोग इस समय टीके से वंचित हैं। तो इसी बात को क्योंकि सवाल उनसे किया जाएगा कि वैक्सीन क्यों नहीं लग रही, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर हम ये जरूर देख सकते हैं कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत ने 6 महीने की देरी कर दी और मार्च में वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा हमें यह भी देखना होगा कि उस समय पर हालात क्या थे। क्या उस समय सब लोग वैक्सीन लगवा रहे थे? क्या उस समय वैक्सीन के प्रति एक हेजिटेंसी या लोगों के अंदर हिचक नहीं थी? ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें समझना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जो अरविंद केजरीवाल बात कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अगर वैक्सीन खरीदनी है तो उसमें सबसे सक्षम अगर कोई है तो वो भारत सरकार है। क्योंकि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदना है तो आपको इंटरनेशनल कंपनी, विदेशी कंपनियों से बात करनी होगी। और बहुत सारे बार ऐसा होता है कि अगर आपको अपनी बात बनवानी है, कुछ आपको खरीदना है कंपनियों से, तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए, कूटनीति के जरिए भी आपको काम निकालने होते हैं। दूसरे देशों की सरकारों से काम आप करवाते हैं। लेकिन उसमें ये राज्य सरकारें पारंगत नहीं है, ये उनका काम नहीं है। कूटनीति का काम राज्य सरकारों का नहीं होता, कूटनीति का काम केंद्र सरकार का होता है। इसलिए बेहतर होगा कि अगर केंद्र सरकार बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाए। और क्योंकि केंद्र सरकार जब जाती है, भारत सरकार की बात अलग होती है, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, इनकी बात अलग होती है। तो ये वाकई में बेहतर होगा कि अगर केंद्र सरकार विदेश से वैक्सीन मंगवा पाए और देश में दे पाए। क्योंकि अगर ग्लोबल टेंडर होंगे तो टेंडर तो तब होते हैं जब अलग अलग कंपनियां किसी सरकार को रेट कोट करती हैं कि हम कम से कम दाम में आपको दे देंगी। लेकिन वैक्सीन शरद से हमारा संपर्क टूट गया है। हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर टीकाकरण अभियान में शिकायत करने वालों में केवल दिल्ली ही नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं जो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें लोगों को लगाने के लिए वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ कुछ राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी बदस्तूर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल शाम को बाकायदा आंकड़े जारी करके कहा कि वैक्सीन की बर्बादी में झारखंड सबसे ऊपर है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय का स्पष्ट निर्देश है कि वैक्सीन की बर्बादी 1% से कम रखनी है। कल शाम को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में सबसे अधिक वैक्सीन खुराकों की बर्बादी हुई है।
और ये जो आंकड़े दिए गए थे कल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, इसमें कहा गया था कि झारखंड में 37.3% वैक्सीन के डोज बर्बाद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर था जहां पर कि 30.2% बर्बादी हुई। तमिलनाडु में 15.5, जम्मू कश्मीर में 10.8 और मध्य प्रदेश में 10.7% वैक्सीन डोज बर्बाद हुए। आपको बताएं कि ये सारे 5 राज्य वो हैं जहां पर 10% से अधिक बर्बादी की बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही थी और उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय औसत जो है वो 6.3% है। और वायल जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं, ये भी बर्बादी की वजह है कि कई बार उनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो निकल जाती है। तापमान कम ज़्यादा होने से भी वायल खराब हो जाती हैं। तय लोग अगर टीका लेने ना पहुंचे तो वायल खराब हो जाती है। टीकाकरण कार्यक्रम सही से ना चले तो भी वैक्सीन खराब हो जाती है। लेकिन झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों ने ही केंद्र सरकार के इन दावों को गलत बताया है। वैक्सीन बर्बादी के इस आंकड़े पर विवाद भी शुरू हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि झारखंड में केवल 4.6% टीके ही बर्बाद हुए हैं। केंद्र सरकार का आंकड़ा गलत है। हो रहा है 37.3% वेस्टेज है वैक्सीन का, इसकी क्या वजह है? ये बहुत मुझे भी जानकारी मिली, शायद लोगों को कंफ्यूजन है। हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अगर वेस्टेज की बात कहें तो 4 पॉइंट के लगभग है, 4.65 के लगभग हमारा वेस्टेज है। अगर ये आप कह रहे हैं कितना 36% हमारे यहाँ वेस्टेज है ना? जी सर, 37%, 37%। और हमें मात्र 48 लाख वैक्सीन मिले हैं मनोरंजन जी। अगर हम उसको रेशियो में कहें तो 18-20 लाख हमने वेस्टेज कर दिया। सही। तो हमने करा किया इतने दिनों तक? जी सही कह रहे हैं। ये तो मतलब आंख बंद करके भी लोग समझ सकते हैं कि 48 लाख में 20 लाख आदमी फेंकेगा आज के दिन में। तो क्या भारत में टीकाकरण की रफ्तार कछुए जैसी है? क्या बहुत ही धीमी रफ्तार से टीकाकरण हो रहा है? कम से कम स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े ये ऐसा नहीं कहते हैं। उनका दावा है कि भारत कोरोना टीकाकरण में अब अमेरिका के बाद दुनिया भर में नंबर 2 पर आ गया है। यानी दुनिया भर में हो रहे टीकाकरण में भारत दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। भारत में यह आंकड़ा पहुंचने में सिर्फ 130 दिन लगे, जबकि अमेरिका के बाद भारत में ही 20 करोड़ टीके लगे हैं। 60 से वर्ष की उम्र से ज्यादा लोगों की जो आबादी है उसमें 42% आबादी को कम से कम 1 डोज मिल चुका है। तो कहीं से वैक्सीन की बर्बादी की खबर तो कहीं से वैक्सीन की कमी की खबर, लेकिन यूपी के सिद्धार्थनगर से एक अजब ही तरह की खबर आई है। यहां पर 20 लोगों को अलग अलग टीकों के दोनों डोज लगाने का मामला सामने आया है। यानी उन्हें पहली डोज तो कोविशील्ड की दे दी गई और जब दूसरी डोज लेने पहुंचे तो कोवैक्सीन की डोज लगा दी गई। ओहदी कला गांव के राम सूरत और उनके साथियों को 1 अप्रैल को कोविशील्ड लगाई गई थी। जब 14 मई को वो दूसरी डोज लेने पहुंचे तो कोवैक्सीन की डोज दे दी गई। सिद्धार्थनगर के सीएमओ ने माना, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने माना कि गलती हुई है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी ये गलती की उनकी पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों को अलग अलग टीके लगे हैं, जाहिर सी बात है कि वो काफी डरे हुए हैं। हालांकि सीएमओ का दावा है कि अभी तक उनमें कोई भी गलत लक्षण नहीं दिखा है। पहले लगी थी कोविशील्ड और दोबारा लगाया गया है कोवैक्सीन। पहली लगी पहली 1/4/2021 को लगा है और दूसरा लगा है 14/5/2021। बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा है। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। दूसरी वैक्सीन उसके जगह पर कोविशील्ड के जगह पर कोवैक्सीन लगा दिया। सुनने में आया है कि इसको लेकर के कमेटी वगैरह बनी है, तो कोई आपके पास आया था सब पूछने के लिए? कोई नहीं आया। सरकारी कर्मचारी है? कोई नहीं आया, कोई कर्मचारी नहीं आया, ना सरकारी आया ना गैर सरकारी कोई कर्मचारी नहीं आया। ये चूक तो है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट के आधार पे जिन जिन दोषी लोगों को मैंने उनको स्पष्टीकरण उनसे मांगे हैं
और जैसा भी उचित स्पष्टीकरण जो भी न्यायपूर्वक रहेगा वो हमारे स्तर का होगा तो हम उस पर अपना एक्शन लेंगे, और जैसे ऊपर की स्तर का होगा तो उस पर हम उसे अग्रसित करेंगे आगे इस तरह की कोई एक्शन। हमने अपने जिला से अपनी टीम भेजी थी और उन्होंने एक लोगों से बात भी की है, और वो अभी जो जिनको गलती से सेकेंड डोज लग गई थी उनसे हमारी जिला की टीम गई थी, उन्होंने बात भी की है, उनसे हालचाल भी पूछा है यहाँ से जाकर, और वो स्वस्थ हैं अभी, इनको किसी को कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कमाल, वैसे तो विदेशों में अभी इस बात की क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुकी है कि अगर आप एक कोवैक्सीन का, एक कोविशील्ड का या कोई दूसरी अगर जो वहां पर टीके चल रहे हैं उनको अगर आप मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, इस पर अभी तक रिसर्च चली रही है, ट्रायल चली रही है। लेकिन यहां तो हमने देखा सिद्धार्थनगर में उन्होंने ट्रायल अपनी ओर से शुरू कर दी। हालांकि ये कह रहे हैं सीएमओ कि किसी तरह का कोई विपरीत असर अभी तक नहीं देखने में मिला है, लेकिन किस तरह से उनकी निगरानी की जा रही है, किस तरह का असर उनके ऊपर हुआ है? नहीं, देखिए ऐसा है कि शारीरिक रूप से भले उनके ऊपर कोई असर ना हुआ हो, लेकिन मानसिक रूप से उनके ऊपर असर जरूर है। ये जो राम सूरज जी ये कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, तो ये साइकोलॉजिकल भी होता है। दूसरी चीज, अभी तक कोई भी रिसर्च इस तरह की नहीं है कि दो अलग तरह की वैक्सीन एक साथ लगाई जा सकती हैं अलग अलग डोजेस में। जो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी है उसका कहना है कि दो वैक्सीन अलग अलग नहीं लगाई जानी चाहिए। आज हमने एक बहुत बड़े बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात की, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के, इसके बारे में। उन्होंने लंदन में कुछ बायोकेमिस्ट से इसके बारे में बात की। उनका यह कहना था कि 2 महीने बाद ये लोग कोविशील्ड की दूसरी डोज ले लें, क्योंकि उनका कहना था कि उनको कोवैक्सीन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज और रिसर्च इस सिलसिले में उनके पास नहीं है। तो ये लोग सिर्फ ये कर सकते हैं कि 2 महीने बाद कोविशील्ड ले लें, लेकिन अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जो ये कह रही हो कि 2 अलग अलग तरह की वैक्सीन ली जा सकती हैं। तो उसमें बहुत तरह के साइंटिफिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका कहना था। तो लेकिन बहुत हैरानी की बात है और ये नेग्लिजेंस की बात है। इसके पहले शामली में हो चुका है, 2 महिलाओं ने टीका लगाने के बाद जब फार्मासिस्ट को यह बोला कि आप मेरा आधार नंबर दर्ज कर लीजिए, तो उसने कहा कि नहीं, कुत्ते के टीके में आधार की जरूरत नहीं होती। तब उनको पता चला कि उनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगा दी गई है। इसी तरह अभी कानपुर देहात में हुआ था, एक महिला को जब दोबारा उन्होंने वैक्सीन लगा दी उसी वक्त, तो महिला ने पूछा एएनएम से कि क्या दोनों डोज एक साथ लग जाती हैं? तो एएनएम ने कहा कि क्या पहले भी तुम ही यहां बैठी हुई थी, तुम यहां क्यों बैठी हो? महिला ने कहा कि नहीं, मैं तो इसलिए बैठी थी कि मैं पूछना चाहती थी कि ये रुई कितनी देर तक बाह पे दबाए रखनी है, लेकिन आप फोन पे बात कर रही थी तो मैं पूछ नहीं पाई। तो वहीं उन्होंने दूसरा डोज उसको लगा दिया। तो ये निहायत लापरवाही की बात है। चाहे उसकी घटनाएं कम हो रही हों, लेकिन ये सीरियस मेडिकल इशू है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल घोर लापरवाही का मामला है, और ये बयान भी करता है कि किस तरह से हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो जमीनी स्तर पर कितनी नाकाम है। वैसे तो केंद्र सरकार कहती है कि टीकाकरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर यह हाल है कि उनका ये पालन होता है कि कहीं पर तो रेबीज का टीका लगा दिया जाता है या फिर कहीं पर 2 टीके अलग अलग लगा दिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं बिहार की, जहां बेगूसराय में कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक की तेघड़ा इलाके के सीओ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक लगातार कहता रहा कि वो टीका लगवाने जा रहा है, लेकिन सीओ ने एक नहीं सुनी। जब वैक्सीन लेकर युवक वापस आया तो उसने सीओ से सवाल किया कि उसे क्यों पीटा गया। इसके बाद सीओ ने फिर से उस युवक की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना 13 मई की है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब इस युवक ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। उसने थाने में केस भी दर्ज करा दिया। अरे तो सर वैक्सीन लेने जाएंगे तो आप मारिए। और हमने उत्तर प्रदेश में यह भी देखा था कि एक गांव में जब टीका लगाने के लिए टीम पहुंची थी तो गांव वाले इतने डर गए कि वो नदी में कूद गए थे। लेकिन कोरोना टीका से डरने वाले केवल उत्तर प्रदेश, बिहार में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी हैं। मुंबई में जहां लोगों को चाहकर भी टीका नहीं मिल पा रहा, वहीं मुंबई से सटे पालघर जिले के आदिवासी इलाकों में टीकाकरण केंद्र सूने पड़े हुए हैं।
आदिवासियों को लगता है कि टीका लगाने से उनकी मौत हो जाएगी। ऐसे ही आदिवासी बहुल गांव और टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। कोरोना से बचने के लिए टीका जरूरी है, लेकिन देश में कई इलाकों में लोगों में इसको लेकर भ्रम और खौफ है। नतीजा अभी भी बहुत से लोग टीका लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैं इस समय महाराष्ट्र में मुंबई के पास पालघर जिले में हूं और ये डहाणू तहसील में साखरे गांव है। यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 3000 जनसंख्या है इस पूरे गांव की, लेकिन बहुत ही गिनती के लोगों ने टीका लिया है। लोग टीका लगवाने बहुत कम जा रहे हैं। क्यों कम जा रहे हैं? तो वही बताया जा रहा है कि डर और खौफ है, लोगों में थोड़ा सा भ्रम है इस बात को लेकर। हम यहाँ पर आए हैं जिस घर पे, इनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर क्यों नहीं इन्होंने टीका लिया है या नहीं लिया, और नहीं लिया तो क्यों लिया। क्या नाम है आपके? किशन रामा सुतार। ये बताइए कि जो कोरोना है, कोरोना बीमारी तो जानते हैं? हाँ। उसका टीका निकला है उससे बचने के लिए, वैक्सीन, लस जिसको मराठी में कहते हैं। हाँ, लस। तो आपने लगवा लिया? नहीं। क्यों नहीं लगवाया? मालूम नहीं किधर लगाता है किधर नहीं। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं कि कहाँ लगाते हैं? हाँ। कोई बताने नहीं आया यहाँ पे? नहीं। गांव में कोई समझाने? नहीं। क्या छील रहे हैं आप लोग, पहले तो ये बताइए। गुलाब। अच्छा, आपका नाम गुलाब है? हाँ। ये बताइए कि टीका, लस जो है कोरोना, नाही घेतली। क्यों नहीं लिए? काय कोणी सांगत आमच्यावाली काय जायचा नाही, साखर आम्हाला घाबरव तर आम्ही नाही गेलो। मतलब डर लगता है? हाँ। डर किस बात का लगता है? कोणी सांगत ना क्या? काय साखर माझा घाबरी वाटन आमच्या लोकाला तर नाही गेलो आम्ही। नहीं, लेकिन डर किस बात की, भीती कसली वाटते तुम्हाला? किस बात का डर लग रहा है? कोणी पण काही सांगत माझी भीतीच वाट ना। लेकिन क्या बोलते हैं ये तो बताइए कि मतलब टीका लगाने से कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं? तसा तर आहे, तसा नाही म्हणजे पण ती सांगत घाबरी वाट ना होना। डर लगता है, दरअसल वो समझा नहीं पा रही है, लेकिन यही है कि डर लग रहा है। ये बताइए कि आपने टीका ले लिया? नहीं। क्यों? वो लोग दूसरा बोलता है कि टीका लेने के बाद में लोग मर जाता है। कौन बोलता है ये? दूसरा आदमी बाजू वाला। अच्छा। वो बोलता है कि टीका लगाने को मानुस मर जाता है। लेकिन वो टीका तो कोरोना से बचाने के लिए, बीमारी से। हाँ। कोरोना बीमारी से बचेंगे तो जिंदा रहेंगे। अपन लोग बोलता है ऐसा। आपका नाम क्या है? लीला। ये बताइए कि आपने टीका लगवाया कोरोना का? नहीं। क्यों? डर लगता है। आपको किससे डर लगता है? सुई के। सुन के क्या? सुई मारते थे। अच्छा, सुई से डर लगता है। हाँ। वो बता रहे हैं जैसे कि लोग सुना है कि मर जाते हैं, ऐसा भी आपने भी सुना है? हाँ। हाँ। तो उसका भी डर लगता है आपको? हाँ। जयवंत जी बताइए कि आपने टीका ले लिया? नहीं लिया। क्यों? आदमी मर जाता है इसे बोल रहे थे, वनगा भी बोल रहे थे। यहाँ गए होंगे तो 10 या 20, इसके ऊपर कोई गया नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे लोगों के अंदर मन में डर है, क्योंकि वैक्सीन लेने से आदमी मर जाता है। अभी हम गांव में गए थे, खास करके आदिवासी गांव में, तो ये पता चल रहा है कि वो लोग टीका लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं और डरते हैं। तो ये जो आप लोग यहाँ पर टीका दे रहे हैं, तो अब तक कितने लोग टीका लगाने आए हैं? क्या कम लोग आ रहे हैं? अराउंड 30-35 वैक्सीनेशन हो रहे डेली, लेकिन अभी लोगों को पता नहीं है कि अभी चालू हुआ है, नया सेशन है, उसके वजह से लोगों को पता नहीं है। हम इसके लिए कर रहे हैं अभी। क्या ऐसा भी हुआ है कि कभी उन लोगों ने गुस्सा किया हो या चले जाओ, ऐसा कुछ बोलते रहते? नहीं, मेरे को तो नहीं, लेकिन आशा को डांटते वो लोग। अच्छा। हाँ। तो साफ तौर पर लोगों में भ्रम है, खौफ है। जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता की, ताकि लोग आगे आएँ और कोरोना जैसी महामारी से खुद को बचाने के लिए टीका लगवाएं। पालघर से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।
यास तूफान आज सुबह ओडिशा के भद्रक जिले के तट से टकराने के बाद अब आगे बढ़ रहा है। बंगाल ओडिशा के कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। बंगाल और ओडिशा में कई घरों को नुकसान पहुंचा। राहत शिविर में भेजे जाने के बावजूद एक मछुआरा मछली पकड़ने समंदर में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अगर हम बंगाल की बात करें तो वहां पर 15 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। बंगाल में तूफान से 1 करोड़ लोगों पर असर पड़ा। समंदर का पानी दीघा शहर में घुस आया। वहीं एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट को आज रात 7:45 बजे तक बंद कर दिया गया है। वहां सेना की भी तैनाती की गई है। हम फिलहाल दीघा के मुख्य समुद्री तट के पास हैं। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक समुद्र का सवाल है तो काफ़ी हद तक ये शांत हो चुका है। कोई टाइड अभी जो सुबह से इतनी बड़ी बड़ी लहरें दिख रही थी, अभी ये जो समुद्र है वो सामान्य दिनों की तरह से है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी बारिश अभी भी हो रही है, हवा काफ़ी तेज चल रही है, लेकिन आज का जो समुद्री तूफान है, भले ही यहाँ पर लैंडफॉल नहीं हुआ हो, लेकिन इसने काफ़ी बर्बादी की है। यहाँ पर कई सारे दुकान है। ये दुकान के शटर भी जो है ये पानी के कारण टूटे। दादा, आपका ये दुकान था क्या? हाँ, मेरा दुकान था, वो पानी का बहाव आया, पूरा बहा के लेके गया। मेरा बैंक से मतलब कर्जा लेके ये दुकान किया था, अभी पूरा चला गया। अच्छा, सामान भी सारा वो पूरा सामान इधर में पूरा भरपूर था, पूरा सामान लेके चला गया समुद्र। दुकान किस चीज़? दुकान पाल्स का दुकान था। अच्छा, क्या हुआ? पूरा देख रहे हैं आप, ही हालत देख सकते हैं पूरा। आप लोग को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी? नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हम लोग बाहर कुछ माल रखते थे, वो हम निकल लेते थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा अंदाजा नहीं था। अगली मैंने उस साल जब आपका अम्फान हुआ था तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अधिकांश दुकानदार जो है उनका यही कहना है कि अम्फन के समय भी जो है ऐसी घटना नहीं हुई। देखिए ये है इसका पूरा इस दुकान का पूरा क्षति उड़ गया है। सब कुछ सामान बचे हुए हैं जो अभी भी दुकान में है, और कमोबेश सारे दुकानों की कहानी जो है इस सी फ्रंट पे यही है। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो समुद्र का पानी इतनी करीब 100 से अधिक जगहों पर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार ब्रीच किया है, उसके कारण खेतों में भी ये समुद्री पानी जाने के कारण खेती भी जो है आने वाले दिनों में काफ़ी प्रभावित होगी। जहाँ तक जान माल की क्षति का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार की जो कोशिशें थी उसके कारण बहुत ही कम पिछले साल की तुलना में लोगों की हताहत होने की खबरें काफ़ी कम हैं। लेकिन हाँ, क्षति का अंदाज़ा कल से अगले 1 से 2 दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन अभी तो लग रहा है कि इस समुद्री तूफान के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या हुआ है दादा? दीघा में सब कुछ है। एक कोरोना है, वो समुद्र पानी है, और ऊपर वाला सब देता है। लाख लाख हजार रुपया सब पूरा खत्म। वो आदमी बचेगा नहीं। मेरा 20 चाहिए और कुछ भी चाहिए। बस भगवान का बोलो ये सब, और कुछ नहीं। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें कोरोना का पहले से मार झेल रहे थे, अब भगवान ने ये समुद्री पानी के कारण जो है हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। कैमरामैन हबीब अली के साथ दीघा से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में कमी आने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में 1491 नए मामले सामने आए और 130 मरीजों की मौत हुई। संक्रमण दर भी 2% से कम होकर 1.93% पर रह गई है। 27 मार्च के बाद यह सबसे कम दर है। दिल्ली में सक्रिय मामले भी 20,000 से कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 3,952 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटों में 77,103 कोरोना जांच की गई। दिल्ली में आप अपनी गाड़ी में जाकर ही वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। यह अभियान आज से शुरू हो गया। दिल्ली के द्वारका इलाके के वेगास मॉल में शुरू किया गया है। खास बात यह है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग यहां अपनी कार में बैठे बैठे ही टीका लगवा सकते हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा बता रहे हैं कि कैसी है ये वैक्सीनेशन ड्राइव और इसकी कितनी कीमत चुकानी होगी। मैं दिल्ली के द्वारका में हूं, जहां पर ये वेगास मॉल है,
जहां पर आकाश हेल्थ केयर जो है इसने अपना वैक्सीनेशन सेंटर, ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया है। यहां पर आने से पहले आपको जो कोविन प्लेटफॉर्म है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवा के अपॉइंटमेंट लेना होगा। और अहम बात यह है कि यहाँ पर आपका जो उम्र है आपकी वो कुछ भी हो, चाहे आप 18 से 44 की कैटेगरी में हो, चाहे 45 प्लस की कैटेगरी में हो, यहाँ पर आपको टीका लग सकता है। तो ये जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, अपॉइंटमेंट करा लिया, तो इस तरह से यहाँ पर इस ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में आप आएंगे। ये देखिए, ये रहा, ये ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर है। इस तरह से बिल्कुल जैसे गाड़ी चलती हुई आ रही है, बिल्कुल आप ऐसे ही आएंगे। गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरना है आपको, या अपनी बाइक पर हो उससे बिल्कुल नहीं उतरना है आपको। उसके बाद जब यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जब ये वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ आपका अपॉइंटमेंट है, आपको वैक्सीन लगनी है, आप इसके हकदार हैं, तो उसके बाद में ये है वैक्सीनेशन काउंटर। यहाँ से ये जो वैक्सीन लगाने वाले हैं ये आएंगे और आपको वैक्सीन लगा देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जिस तरह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो यहीं से मुझे नीचे नहीं उतरना है, यहीं से आकर मुझे वैक्सीन लगा दी जाएगी, वैक्सीन लग जाएगी। और इसके बाद में ये अगला काउंटर आएगा वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन यानी कि जो आपको टीका लगा है उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो आपको दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट होगा वो दिया जाएगा। और इसके बाद में आप जो है टीका लग गया, बिल्कुल सब कुछ इस तरह से होगा। और इस तरह से आप इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन सबसे अहम अभी भी एक बात है, वो ये कि यहाँ पर इसके बाद भी एक एरिया है, ये है, देखिए सामने लिखा हुआ है पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन एरिया। यानी कि आपको अपनी कार जो है वो यहाँ पर पार्क करनी है आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए। जिस तरह से देखिए यहाँ पर इन लोगों ने भी कार पार्क कर रखी है, इन्होंने वैक्सीनेशन कराया है अपना, और अभी आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन चल रहा है। मेरे साथ डॉक्टर आशीष चौधरी हैं जो कि आकाश हेल्थ केयर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी कुछ तो मैंने इसमें बताया है, इसके अलावा किस तरह से लोग जो हैं आ सकते हैं और क्या चार्जेस होंगे यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए? एक तो आपने जो बताया कोविन ऐप के थ्रू जो सारा ऑनलाइन पेमेंट वाला प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो हो ही रहा है। हाँ। मान लिया कोई पेशेंट अगर उसके थ्रू नहीं आ सकता है या उसके पास स्मार्टफोन नहीं है या किसी कारणवश वो ऑनलाइन नहीं यूज कर पाता, तो हमने एक डेडिकेटेड नंबर भी दिया है। हाँ। जिसपे वो कॉल करके हमारी टीम से सारी सहायता लेके अपना रजिस्ट्रेशन कोविन पे करवा सकता है। और फिर आके इसी प्रोसेस से रजिस्ट्रेशन आके वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनको वैक्सीन लगेगा और फिर वो आधा घंटा ऑब्जर्व करके अपने घर जा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आपने नंबर दिया है यही है 8800015999? हाँ जी, बिल्कुल यही नंबर है। ठीक है। चार्जेस सर क्या होंगे इसमें वैक्सीनेशन के? ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन जो नॉर्मल अपने आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो उनका चार्जेस 1400 है। हाँ। और अगर वो कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन हमसे करवाते हैं तो उसमें 200 एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, 1600 रुपये हो जाएगा। ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ये लगेगा कि ये जो चार्जेस हैं ये कुछ ज़्यादा हैं, तो इस पर क्या कहेंगे सर? तो हमने जब ये सारा पूरा कॉस्टिंग इसका निकाला था तो हाँ। हमने इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सारा अप्रूवल लिया। अच्छा। और उनको दिखाया कि ये चार्जेस हैं, तो वहाँ पर हमने काफ़ी पहले चार्जेस थोड़े अलग थे, फिर हमको डिस्काउंट करके अपनी कॉस्टिंग निकाल के उसके हिसाब से ये चार्जेस फिक्स किए। और पेशेंट का कोविन ऐप पे जो, क्योंकि ऑब्वियसली वो ऐप इतना ओवरलोडेड है, हाँ। उसका सारा बैकएंड से उसको प्रोसेस करना हर पेशेंट के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेंड स्टाफ हम उसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं 24 आवर्स। मोदी सरकार के 7 साल 30 मई को पूरे होने जा रहे हैं। बीजेपी ने इस अवसर पर 1 लाख गांव में कोविड मदद पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। आपको बताएं कि बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सभी राज्य इकाइयों से ये कहा है कि जब मोदी सरकार के 7 साल पूरे हों उस अवसर पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये एक पत्र लिख करके उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं। सोमवार को देश भर के पदाधिकारियों और राज्य इकाइयों के साथ जेपी नड्डा की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस बैठक में नड्डा ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को 1 लाख गांव तक पहुंचना है और वहां पर कोरोना के मामले जहां ज्यादा है उन गांवों में जाना है। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री बांटने का निर्देश दिया गया है। इस राहत सामग्री में सूखा राशन होगा, सैनिटाइजर दिया जाएगा, साथ ही मास्क होंगे और ऑक्सीमीटर भी दिया जाएगा। देश भर में इसके अलावा 50,000 रक्तदान शिविर लगाने का निर्देश भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य इकाइयों को दिया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये भी है कि केंद्र के
और राज्य के जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी के जितने भी मंत्री हैं, वो चाहे केंद्र के हों चाहे राज्यों के मंत्री हों, उन्हें गांव में जाना होगा। हर मंत्री को 2 गांव में जाने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरह से किया जाए, सख्ती के साथ किया जाए। अगर किसी गांव में कोविड प्रोटोकॉल के चलते जा पाना संभव ना हो तो वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं मंत्री, लेकिन हर मंत्री को 2 गांव में जाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 30 मई को, जबकि मोदी सरकार अपने 7 साल पूरे कर रही है, उस समय जो कोविड आपदा में अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए सभी बीजेपी शासित राज्यों में एक योजना को लॉन्च करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए निर्देश जल्दी ही भेज दिए जाएंगे। वक्त एक ब्रेक का। किसान आंदोलन के आज 6 महीने पूरे हो गए। 6 महीने पूरे होने पर आज किसान काला दिवस मना रहे हैं। किसान जहां भी मौजूद हैं वहीं काले झंडे लगाकर और सरकार के खिलाफ विरोध जताकर काला दिवस मना रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीनों से डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। आज 26 मई है और कृषि कानून के खिलाफ में किसानों को आंदोलन करते हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका है और आज के दिन को काला दिवस के तौर पर किसान मना रहे हैं। ये आप देखिए कि ये जो जगह है, यहाँ पर जो किसान नेता हैं, तकरीबन जो 35 से 40 जो प्रमुख इस आंदोलन के किसान नेता हैं, वो यहीं पर अपनी बैठक करते थे और उसी के सामने आज आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर वो काला दिवस मना रहे हैं। और हालांकि जो चूँकि कोरोना का वक्त है तो इसके वजह से तमाम सारे जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से किसानों को नहीं बुलाया, बल्कि जो किसान यहाँ पर हैं उनको ही यहाँ पर जो काला दिवस है उसको वो मना रहे हैं यहाँ पर और ये मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सर ये बताइए कि अभी जो है वो कोरोना का वक्त चल रहा है, सरकार का कहना है कि इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए, आपको नहीं लगता है कि स्थगित कर देना चाहिए आपको कोरोना के वक्त में किसान आंदोलन? नहीं, कोरोना की बात कोई नहीं है, सरकार की चाल है। ये किसान आंदोलन को बखेरने के लिए, बखारने के लिए, खंडाने पिटाने के लिए सरकार की साजिश है। हम यहाँ से 6 महीने से बैठे हैं लगातार, हजारों किसान हैं, एक को स्टेज पर रहते हैं, एक को लंगर में खाना खाते हैं। हमारे से तो कोई कोरोना हुआ नहीं, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं कोरोना हुआ हजारों बंदों से। अच्छा, सरकार के साथ बातचीत भी बंद है अभी फिलहाल। 22 जो है वो जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ये क्यों टकराहट आखिर है, बातचीत क्यों नहीं हो रही और आप लोग अड़े क्यों हैं आखिर कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए तभी आप हटेंगे? कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। किसान मतलब जी सरकार है वो गलबात करन तो भज्जी है, जद के किसानों ने सारे 3 कानून उन्होंने को डिबेट च हराया, सारा कुछ दसिया भी ये साडे लिए गलत ने। केंद्रीय मंत्री ने तोमर ने मन्या भी इसमें चूक हुई है, साथों 3 कानूनों में चूक हुआ है, इसमें है, पर सरकार अपनी हिंट से अड़ी हुई है, उसको पहले से ही हंकार है, सरकार को हंकारी सरकार है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किसान सिंघू बॉर्डर पर काला दिवस मना रहे हैं। आज 6 महीना हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को और करीब कड़कड़ाती ठंड में 26 नवंबर को ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और अब चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी है, लेकिन किसानों का जो हौसला है, जो किसानों का मनोबल है वो अभी टूटा नहीं है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सड़क के उस पार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठंडक और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर किसानों ने जो जीटी करनाल रोड है, हाईवे है, यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके का जो बांस का स्ट्रक्चर है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ और कुछ जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश की ईंटों से, लेकिन उसको हालांकि पुलिस ने हटा दिया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बांस से उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और इनका कहना है कि अगर यहाँ पर 6 महीने साल भर और रुकना पड़े तो यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कृषि कानून
वापस सरकार नहीं लेती है। तो फिलहाल कोरोना का वक्त चल रहा है, तमाम सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो कोरोना के आपदा में इतने लोगों को यहाँ नहीं जुटना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद किसानों का ये कहना है कि जैसे दूसरे उन्होंने जो आंदोलन है उसको कोरोना के नाम पर हटाया है, तो उनको ये डर है कि कोरोना के नाम पर यहाँ पर भी जो है किसानों को हटाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार, जबकि लोकतंत्र में कानून का विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से कोई गलत बात नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर प्रेम सिंह के साथ रविशंकर शुक्ला। सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून के खिलाफ व्हाट्सएप ने कोर्ट का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए व्हाट्सएप ने नए कानून पर रोक लगाने की मांग की है। कंपनी का दावा है कि नए नियम लोगों की निजता के अधिकार के खिलाफ है। व्हाट्सएप ने नए नियम को संविधान के खिलाफ बताया है। दरअसल नए नियम में लोगों द्वारा भेजे गए मैसेज को जरूरत पड़ने पर ट्रेस करने का प्रावधान है। कंपनी के प्रवक्ता के मुताबिक कानून के दायरे में लोगों की निजता के अधिकार की रक्षा करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। हालांकि भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाने का कंपनी का फैसला अपने आप में अनूठा माना जा रहा है, क्योंकि अमूमन ऐसी कंपनियां सरकार के खिलाफ कोर्ट जाने से बचती हैं। इस बीच भारत सरकार की ओर से भी इस याचिका पर जवाब आ गया है। सरकार ने कहा है कि वो निजता के अधिकार का सम्मान करती है और जब किसी भी मैसेज के ओरिजिन के बारे में व्हाट्सएप से पूछा जा रहा है तो वह जरूरत तभी होती है जब किसी मामले की गंभीर अपराध की जांच हो रही हो, छानबीन हो रही हो, राज्य के खिलाफ कोई अपराध किया गया है जिससे कि विदेशी रिश्तों पर असर पड़ सकता हो, कानून व्यवस्था का खतरा हो, या किसी अपराध को भड़काने की कोशिश हो, या बच्चों के शोषण का, यौन शोषण का मामला हो। ऐसे मामलों में ही सरकार व्हाट्सएप को मैसेज के ओरिजिन के बारे में बताने के लिए कहेगी। और इस पर अधिक जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी रूबीना मोंगिया। आज से न्यू आईटी गाइडलाइंस चालू होती हैं, जिनके जरिए जिनमें है कि आपके पास एक सोशल प्लेटफॉर्म के पास कम से कम जिनके पास एक लोकल ऑफिस होना चाहिए, एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जो आपकी ग्रीवेंसेस को सुन सके, और ये भी कि अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट होता है आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर तो 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर उसे उतार सके। पर बिगेस्ट क्लॉज जो व्हाट्सएप को हर्ट करता है वो है एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी का क्लॉज। ट्रेसेबिलिटी क्या होती है? जो कि जैसे कि आप किसी को मैसेज भेजते हैं, आप तक वो ट्रेस हो सकता है। इसका मतलब कि हर एक मैसेज जो भेजा गया है उसका फिंगरप्रिंट व्हाट्सएप के पास होना चाहिए। इसका मतलब व्हाट्सएप को आपके सारे मैसेजेस स्टोर करने होंगे, जो वो नहीं करना चाहता क्योंकि वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। फेसबुक और गूगल, यूट्यूब, इन सब ने कुछ ऐसी आईटी गाइडलाइंस के तहत कंप्लाई कर लिया है ऑलरेडी, पर वो भी अभी डिस्कशंस में हैं। जैसे फेसबुक ने कल बोला था कि वो एम करते हैं कंप्लाई करने की न्यू आईटी गाइडलाइंस के साथ, पर अभी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो अभी भी फेसबुक आईटी से बात करेगा और सॉल्व करेगा।